Assalamu alaikum, everyone. Hope you're all doing well. First of all, I would like to thank Bhatti Saab and Madam Chand for inviting me to deliver some information regarding sports injuries and their management. मेरा नाम डॉक्टर साजिदा फजर है और आज जितनी भी सर ने काफ़ी कुछ इसमें से कवर कर दिया और इसमें सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I did Doctor of Physical Therapy from University of Health Sciences, and then I did diploma in Sports Medicine from FIFA, and I am certified Mulligan practitioner level 1 and level A and B, and then I'm also a certified manual therapist, and I have also done diploma in sports injuries and rehabilitation level 1 from Sports Medicine Australia, and currently I'm working as head of department of physical therapy and rehabilitation at Lahore Care Hospital. And I've been attached with the national teams, national women's cricket team, national women's hockey, national women's football from last 4 years. मैं इन सारी जो हमारी कम्युनिटी में है इनके साथ अटैच हूँ और इनके साथ जितने भी इंटरनेशनल नेशनल टूर्स होते हैं उन पे मैं अपनी टीम के साथ होती हूँ और जितनी भी वहाँ पे इंजरीज होती हैं, मल्टीपल इंजरीज होती हैं, जितनी फुटबॉल में होती हैं या क्रिकेट में होती हैं, डायनामिक स्पोर्ट्स हैं जो ये हमारी, या फिर बैडमिंटन में या फिर स्विमिंग में, किसी भी तरह की मतलब मल्टीपल जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनको मैंने डील किया है फ्रॉम इन लास्ट 4 years और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपोजर है. और बाकी इसमें से मैंने बहुत जितने भी 4 से 5 सालों में मैंने अपनी चीज़ें प्लेयर की असेस किया है, उनकी इंजरीज को देखा है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं. सर ने बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और ये जो हार्ड टिश्यू इंजरी है उसको अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर दिया है. और इसमें से जो थोड़े बहुत रह गई हैं, क्योंकि आप जितने भी कोचेज़ हैं ऑल ओवर पंजाब, आप सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स को नहीं देख रहे होते, आप डिफरेंट स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स को. तो उसमें से हमने ये देखना है कि हमने इंजरीज जो हैं अगर शोल्डर पे होती है या फिर एल्बो पे होती है या फिर एंकल पे होती है या स्मॉलर जॉइंट्स पे होती है, तो उसको इनिशियली हमने किस तरह से मैनेज करना है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी, व्हेन टू यूज़ हीट एक्यूट इंजरी में और क्रॉनिक इंजरी को हमने किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि वहाँ पे हमारी पेरिफेरी में मेडिकल हेल्थ जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होती. तो हमने विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के स्पोर्ट्स इंजरीज को किस तरह से मैनेज करना है. अगर कोई चीज़ हमारे स्कोप से, हमारे उससे बाहर जा रही है जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ फील फ्री टू रेफ़र. आपने ज़रूर रेफ़र करना है, अपनी ईगो पे नहीं लेके जाना, जो कि मैंने अक्सर यहाँ पे नोटिस किया है. तो इसलिए आप लोगों ने ज़रूर रेफ़र करना है. आज हम देखेंगे कि एक्यूट इंजरीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं और क्रॉनिक इंजरीज़ को हम किस तरह से मैनेज करते हैं. और लेट्स सी आगे. सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है. Sports physical therapist is basically involved in assessing, treating and rehabilitating sports related injuries and they need to have skill of taping. अब skill of taping क्या है, दुनिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है हर उसमें और हमारी अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा बल्कि काफ़ी पीछे हैं. स्पेशली स्पोर्ट्स में एक बड़ा नेग्लेक्टेड सा एरिया है कि अच्छा स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, इसकी इंजरी है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है. अच्छा, तो इसमें सबसे पहले अब आजकल पाकिस्तान में भी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बड़ी इसमें लेटेस्ट टेक्निक्स वगैरह आ गई हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं और जिस तरह टेप्स आ गए हैं डिफरेंट तरह की, इस तरह कैनिजियोलॉजी टेपिंग है, रिजिड टेपिंग है, ब्राउन टेप्स हैं, डायनामिक टेप्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं, एक तो इंजरी को मैनेज करना आसान हो जाता है और जो दूसरा है वो इंजरी की प्रिवेंशन में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है. तो जो हमारा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो सिर्फ फिजियो नहीं है. जो कॉमन ट्रेंड मैंने यहाँ पे देखा है अपने 3 से 4 सालों में जितना भी मैंने काम किया है स्पोर्ट्स में, तो उसमें एक फिजियो को समझते हैं जस्ट आपने बैंडेज करनी है, अगर कोई कट वगैरह लग गया है तो वो तो कोई भी कर सकता है, और आपने ये जो कट ब्रूजेस वगैरह को मैनेज करना है तो आपका जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो क्वालिफाइड होता है. उसको इन जो इंसानी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, एनाटमी का पता होता है. जितनी भी आपकी कोई मस्कुलर इंजरी है या लिगामेंटस इंजरी है उसको किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से उसने प्लेयर की वेलबींग के लिए काम करना है और किस तरह से प्लेयर को वापस बैक टू स्पोर्ट्स लेकर आना है. तो ये जो है फिजिकल थेरेपिस्ट का काम होता है. ओके, स्पोर्ट्स इंजरी वही होती है जो भी कोई हमारे ड्यूरिंग स्पोर्टिंग एक्टिविटी
ऑन द फील्ड या आउटसाइड द फील्ड प्लेयर को होती है, और प्लेयर्स को ही होती है, बाहर बैठे जो भी हमारा सपोर्टिव स्टाफ होता है उनको नहीं होती, बल्कि जो भी हुएवर इज प्लेइंग, बेशक वो हमारे एलीट एथलीट है या एमेच्योर एथलीट है, उनमें से अगर ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड या ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई भी इंजरी हो जाती है उसको हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। और इसके लिए 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो इसको मैनेज कर रही होती हैं। इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज है, उसके बाद प्रोफेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद टीम मैनेजर कोचेस वगैरह आ जाते हैं, फिर रोल आ जाता है हमारे टीम डॉक्टर, टीम फिजियोस का, यंगर एथलीट्स को देखना है, रिक्रिएशनल एथलीट्स, फिर इसमें देखना है कि अगर इंजरी हो जाती है और वो मैनेज नहीं हो पाती तो उसके क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। ये तो हम सबको पता है कि लॉस ऑफ अर्निंग होगा, या फिर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होना है, इंजरी हो गई है, इंपॉर्टेंट मैचेस मिस हो गए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं हो पाएगा। और समटाइम इंजरीज आर दैट मच वर्स के वो हमारी करियर एंडिंग इंजरी साबित होती हैं अगर उनको हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरीज, क्योंकि आप लोग सारे स्पोर्ट्स को देख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमारी जो अगर कोई डायनामिक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जिस तरह फुटबॉल है, हॉकी है, जिसमें हर सेकंड में आपकी बॉडी की मूवमेंट चेंज हो रही है, आपकी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसमें जो इंजरीज होंगी ज़्यादातर लोअर लिम्ब की होंगी, नी पे होंगी और उस पर एंकल पे होंगी। सो जो सॉकर प्लेयर्स हैं यानी कि जो फुटबॉलर्स हैं उनको एंकल इंजरीज और नी की इंजरीज जो हैं वो काफ़ी कॉमन होती हैं। और जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जिस तरह हमारी रग्बी है, इसमें जो शोल्डर की या अपर लिम्ब की जो इंजरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो लो रिस्क हमारे स्पोर्ट्स होते हैं जिस तरह के गोल्फ है, उसमें हमारी थोड़ी सी ओवर यूज इंजरीज हो सकती हैं। जितने भी जो रैकेट स्पोर्ट्स हैं इसमें क्योंकि कांटेक्ट भी नहीं है, इसमें थोड़ी सी डायनामिक आपकी लोअर लिम्ब की मूवमेंट आ जाती है, लेकिन इसमें जो लो रिस्क इंजरी है इसमें ओवर यूज इंजरी ज़्यादा होती हैं जितनी भी आपकी ये रैकेट स्पोर्ट्स होती हैं। और जिस तरह हर जो एथलीट है बेशक वो कोई भी गेम खेल रहा है तो अकॉर्डिंग टू हिज और हर रोल उसकी इंजरी जो है वो डिफरेंट होगी। जिस तरह के क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर है, ही मे स्ट्रगल टू परफॉर्म विद अ माइनर नी इंजरी टू हिज स्टैंस लेग, और अ फील्डर मे बी hampered by the minor shoulder injury, while a batsman can perform well with both of these injuries। इसका मतलब ये है कि एक जो फास्ट बॉलर है अगर उसको कोई नी की इंजरी है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर कोई जो फील्डर है अगर उसको कोई शोल्डर की इंजरी है, उसने फील्डिंग करनी है तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये दोनों इंजरीज किसी बैटर को हैं तो बैट्समैन को हैं तो उसमें ये इतना हैम्पर नहीं करेंगी। अच्छा, लोअर लेग इंजरीज सिर्फ मैं नाम बताती जाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नो हाउ हो इन चीज़ों की, और क्योंकि सर ने सारा मेंशन कर दिया कि हमारे पास अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होंगी वो 2 ही तरह की होंगी, या फिर मसल की इंजरी होगी या फिर हमारी लेगामेंट की इंजरी होगी। अब मसल और लेगामेंट की इंजरी है, इसमें हमने किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि जो हमारे लेगामेंट्स हैं वो हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं, हमारे बैलेंस को कायम रखते हैं। और जो हमारी मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, वो हमारी मूवमेंट्स परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जिस तरह हम रनिंग करते हैं, हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल मसल्स हैं या जो हमारे जो पट्टे हैं वो हमारे काम कर रहे होते हैं। अगर मुझे लेगामेंट की इंजरी होती है तो मेरे इंस्टेबिलिटीज के इश्यूज आएंगे। अगर लेट सपोज कि एसीएल की इंजरी को सर ने काफ़ी डिस्कस किया है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है डायनामिक स्पोर्ट्स में, तो इसमें हमें किस तरह से पता चलेगा कि मेरी कोई मसल की इंजरी है या मेरे लेगामेंट की इंजरी है। अगर आपका नी खेलते खेलते या ट्रेनिंग करते हुए ट्विस्ट कर जाता है, फिर उसके बाद आप सही से खड़ा नहीं हो पाते और जैसे ही आप चलते हैं आप बैलेंस लूज कर रहे होते हैं, आपको यूं लग रहा होता है कि जैसे मैं अभी नेक्स्ट सेकंड में गिर जाऊंगा या फिर मुझे मेरा जो है घुटना दोबारा से मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो भी इंस्टेबिलिटी के इश्यूज आते हैं जिससे आप अपनी बॉडी का जो बैलेंस है वो कायम नहीं रख पाते, तो वो हमारे लेगामेंट की इंजरीज होती हैं। और अगर हमारी इसमें पेनफुल तो ये भी होता है, अगर ग्रेड 1 या 2 की इंजरी हो वो पेनफुल होगा। और अगर जो मसल की इंजरी है इसमें क्या होगा, हमारी एक तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा, हम वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जो भी हमारा मसल करवा रहा होता है, लेट्स सपोज कि हम जो क्वाड्रिसेप है वो हमारी नी की फ्लेक्शन करवा रहा होता है, मतलब लेग को हम जो स्ट्रेट करते हैं और वो हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स जो हैं वो फंक्शन करवा रहे होते हैं, ये उनका फंक्शन होता है। अगर मेरे क्वाड्रिसेप की कोई इंजरी होती है, ग्रेड 1 की है या 2 की है,
तो वहाँ पे जो हमारी थाई है, एंटीरियर थाई है, वहाँ पे एक तो स्वेलिंग होगी, थोड़ी सी ब्रूजिंग भी हो सकती है, और वहाँ पे टेंडरनेस होगी, हाथ लगाने से दर्द होगा। एंड देन उसके अलावा जो है थोड़ा लॉस ऑफ फंक्शन होगा कि आप अपनी नी को स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, और सीधा जिस तरह जो एक नॉर्मल वॉक है वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने फ़र्क करना है, पता होना चाहिए कि जो हमारी मसल की इंजरी है वो उसको हमने अपनी लिगामेंट की इंजरी से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। जो मसल की इंजरी होती है उसकी जो वो जो रिकवरी है वो अगर ग्रेड 1 है तो वो बहुत जल्दी हो जाती है, लाइक विद इन ए वीक, 4 to 5 डेज उसमें लगते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, और जो हमारे लिगामेंट की इंजरी है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, और इसलिए टाइम टेकिंग होती है क्योंकि वहाँ पे हमारी जो खून की गर्दिश है या ब्लड सप्लाई है वो एज कम्पेयर टू मसल्स कंप्रोमाइज होती है, इसलिए लिगामेंट की इंजरी जो होती है वो टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, और 2 से 3 चीज़ें मजीद इसमें से डिस्कस करनी है। जब भी हमें कोई मसल की या लिगामेंट की इंजरी होनी है तो उसके 3 ग्रेड्स होंगे। ये थोड़ा सा याद रखना है कि अगर मेरा मस्कुलर स्ट्रेन होता है तो उसके 3 ग्रेड्स होंगे, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ग्रेड 1 में थोड़े से ओवर स्ट्रेच होता है मसल, और जो ग्रेड 2 होता है उसमें पार्शियल कुछ जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ओवर स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, और जो ग्रेड 3 होता है उसमें कंप्लीट टेयर हो जाता है मसल का। ग्रेड 2 में पार्शियल टेयर होता है, मतलब कुछ जो मसल फाइबर्स हैं वो टूटते हैं। जो ग्रेड हमारा 3 होता है उसमें कंप्लीटली टेयर हो जाता है। तो ग्रेड 1 और 2 को हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं और करते भी हैं, और बाकी जो ग्रेड 3 है जिसमें आपका मसल कंप्लीटली टेयर हो गया है वो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। वो सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी उसकी रिक्वायर्ड होती है और वो हम रेफर कर देते हैं। इसी तरह से 3 ग्रेड्स हमारे जो हैं लिगामेंट की इंजरीज पे होते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ग्रेड 1 अगर लिगामेंट का स्प्रेन है तो वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है। अक्यूट है, ग्रेड 1 का है, तो वो तकरीबन विद इन 2 वीक्स मैनेज कर लेते हैं उसको। और ग्रेड 2 अगर माइल्ड है वो भी कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है, मतलब वही हम सारी प्रोटोकॉल प्राइस एम, P for protection, R for rest, I for icing, E for elevation and M for medication, जिसमें कोई भी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी या एनाल्जेसिक या एनसेड आप यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारी लिगामेंट की इंजरीज होती हैं तो उसमें ग्रेड 1 को भी कंजर्वेटिवली बहुत जल्दी मैनेज कर लेते हैं विद इन 2 to 3 वीक्स, और जो ग्रेड 2 होता है उसमें फिर आगे फर्दर 2 ग्रेड्स आते हैं, मॉडरेट एंड सिवियर। अगर सिवियर है तो वो फिर सर्जरी की तरफ जाएगा। अगर ग्रेड 2 हमारा माइल्ड है या मॉडरेट है उसको हम विदाउट सर्जरी मैनेज कर लेते हैं अपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से, और रिहैबिलिटेशन जो भी हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं उनसे हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, लोअर लेग इंजरीज या लोअर लिम्ब की इंजरीज, इनको सिर्फ आपको नाम का पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी तहसील में कहीं भी आप प्लेयर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों का पता होना चाहिए। लोअर लेग में टीए रप्चर है, टेंडो एचलेस, और या फिर मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, एपोफिजियाटिस कैल्किनियस है, गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मसल है, या स्ट्रेस फ्रैक्चर है। इसको हम 1 by 1 देखेंगे। आप इमेज देख सकते हैं कि अगर हमें सामने की तरफ जो हमारी लोअर लेग है, नीचे वाली जो टांग है उसमें दर्द होता है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें सफ़र कर सकते हैं। और जो हमारी पीछे वाली पार्ट है इसका लोअर लेग का, जिसको हम काफ मसल कह रहे होते हैं अक्सर, अगर इसका स्ट्रेन होता है, मैनेजमेंट इसकी एक ही तरह की होती है। ग्रेड 1 और 2, 3 में 3 की सर्जरी है, ग्रेड 1 और 2 को हम फिजियोथेरेपी से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्योंकि अगर मसल की लोअर लिम में या अपर लिम में कहीं भी इंजरी होती है तो उसको हम एक ही तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेज किस तरह से करते हैं और विद इन अपनी जो भी हमारे पास फैसिलिटीज है उसमें रहते हुए किस तरह से उसको हम इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, तो वो जरा बड़ा सा गौर से सुन लें। अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि हम उसको बिल्कुल एक्टिविटी से रोक देते हैं। आर फॉर रेस्ट है, उसको एक्टिविटी से रोक दिया, रेस्ट पे ले आए। एंड देन उसके बाद आइसिंग जरूर करनी है। आइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये नहीं पता होता कि हमने कितनी देर के लिए करनी है और कब तक वो इफेक्टिव है। आइसिंग हम करते हैं अक्यूट इंजरीज में 72 आवर्स तक, या
3 दिन तक आपने करनी है। हर 2 घंटे के बाद फॉर 10 to 15 मिनट्स ये रिकमेंडेड होती है आइसिंग। अगर कोई आपको एक्यूट मस्कुलर स्ट्रेन हो जाता है, ग्रेड 1 का है या 2 का है, वहाँ पे स्वेलिंग है, वहाँ पे ब्रूज बना हुआ है, वहाँ पे कोई जख्म नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई वूंड नहीं है, तो हम आइसिंग करते हैं। और आइसिंग हम इस तरह से करते हैं कि कोई भी आइस पैक अगर नहीं अवेलेबल तो कोई भी पॉलीथीन बैग जो शॉपर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसमें आप आइस को क्रश करके डालें, और उसको जो भी हमारा इंजर्ड पार्ट है, जो भी हमारा इंजर्ड मसल है, उसके ऊपर हम रख देते हैं। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि वो आगे आपको वो जो आइस बर्न की तरफ वो मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। इसलिए सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हमने आइसिंग करनी है हर 2 घंटे के बाद, और 3 दिन तक ये हमने करनी होती है। आइडियली हर 2 घंटे के बाद जो है वो सूटेबल, मतलब लोगों के लिए, सबके प्लेयर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम कहते हैं ओके, आपने दिन में 4 से 5 मरतबा आइसिंग जरूर करनी है। ठीक है। आइसिंग से पहले हम क्या करवाते हैं, अगर वहाँ पे स्वेलिंग है और वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा रेज्ड है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो हम टेपिंग करते हैं। कंप्रेशन किस तरह से देते हैं, 2 से 3 तरीकों से हम कंप्रेशन देते हैं। कॉमन जो है बड़ी जो हम कहते हैं कि अच्छा गर्म पट्टी जो है उसे लपेट लें, उससे कंप्रेशन दे दें। आजकल बहुत अच्छी बड़ी ज़बरदस्त टेप्स आई हुई हैं, जो स्पेशली केटी टेप है, वो एक आपको कंप्रेशन भी देती है और वो साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करती है। अक्सर आपने जितने भी जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, एथलीट्स ने, प्लेयर्स ने, कहीं किसी ने शोल्डर पे, किसी ने बाजू पे, किसी ने फुटबॉलर्स में नी पे, थाइज वगैरह पे, उन्होंने टेप क्या होता है, मुख्तलिफ रंगों की होती है, नीली, पीली, हरी, हर उसमें हर कलर में वो अवेलेबल होती हैं। तो वो टेप की होता है। अच्छा, उस टेप का क्या फंक्शन होता है, या आप सब लोगों के लिए थोड़ी सी नई बात होगी, लेकिन इस चीज को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है क्योंकि ये प्लेयर के लिए इफेक्टिव है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए इफेक्टिव है, इसलिए हमें इसका पता होना जरूरी है। केटी टेप या काइनेजियोलॉजी टेप इसको कहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करती है, उसके अंदर कोई मेडिसिन वगैरह कोई कुछ नहीं है। उसको भी 2 दिन तक लगा के रखना होता है क्योंकि वो वाटर प्रूफ होती है, तो उस पर हम आइसिंग जो है अपनी जारी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डन विद प्रोटेक्शन, डन विद रेस्ट, डन विद आइसिंग। आइसिंग का पता चल गया कि कितने रिक्वायर्ड है। अगर 3 दिन के बाद भी हमारी स्वेलिंग रहती है और पूरी कंप्लीटली सबसाइड नहीं करती, तब भी हम आइसिंग पे जाएंगे। और इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, नो हीटिंग मोडालिटी, कि आपने कोई भी डीप हीट स्प्रे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किसी भी तरह की आपने जो हीट है, सिकाई है, वो बिल्कुल नहीं करनी। अक्सर जितना जो ट्रेंड्स यहाँ पे आज से 2-3 साल पहले फॉलो होते थे वो यही थे कि अच्छा इंजरी हो गई है, पट्टा खिंच गया है या मांस फट गया है, तो हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। तो ये बात याद रखनी है, जब भी कोई एक्यूट इंजरी हुई है, या 2 दिन पहले हुई है, 1 दिन पहले हुई है, आज हुई है, 3 दिन पहले हुई है, और जहाँ पे स्वेलिंग नजर आ रही है, दिख रही है, प्रोमिनेंट है, तो वहां पे हीट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। किसी किस्म की सिकाई, किसी किस्म की हीट हम वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि विल गो फॉर आइसिंग। ये थोड़ा सा वेट लग रहा होगा क्योंकि अगर आप कोई विंटर्स में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और वहां पे एक्यूट इंजरी हो जाती है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि आइसिंग करनी है। वो कहते हैं ऑलरेडी इतनी सर्दी है तो हम आइसिंग क्यों करें, इससे क्या फर्क पड़ना है, इस पे तो हीटिंग बेहतर रहेगी और ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी। तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि ऑलरेडी वहां पे इन्फ्लेमेशन है। लेट्स सपोज कि अगर ऑलरेडी एक जगह कोई आग लगी हुई है और उस पर आप मजीद तेल छिड़कते हैं, तो वो आग मजीद बढ़ जाती है। इसी तरह ही हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुई होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ का रेज्ड है, वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है कंप्रोमाइज हो रही है। अब मजीद जो है हीट वहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो उस जगह का जो टेम्परेचर है वो मजीद रेज हो जाएगा, और हमारी इंजरी जो है वो रिकवरी की तरफ जाने के बजाय मजीद वर्स हो जाएगी। ठीक है। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमने जब भी हमें एक्यूट इंजरी होगी, मस्कुलर स्ट्रेन होगा या लेगामेंट का स्ट्रेन होगा, जहाँ पे हमें स्वेलिंग नज़र आ रही है, सोजिश नज़र आ रही है, हमने वहाँ पे आइसिंग करनी है और कोई हीटिंग मोडालिटी का इस्तेमाल नहीं करना। केटी टेप को अगर हम यूज़ करते हैं स्वॉलन एरिया पे, तो वो डबल इफेक्ट देती है। एक तो वो स्वेलिंग को कम करती है क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम कर रही है, और साथ में उसके कोई मेडिकेशन वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर, वो सिर्फ सिंपली स्किन को लिफ्ट ऑफ करती है।
और वहाँ की ब्लड सप्लाई को बेहतर करती है। और उसी की और दूसरी ये कि वो वाटर प्रूफ होती है, उसके ऊपर आप रिकवरी को मजीद इन्हांस करने के लिए उसी के ऊपर हम कहते हैं कि आपने आइसिंग करनी है। और उससे जो है हमारी एक तो इंजरी का जो टाइम पीरियड है हीलिंग का वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने कोई मजीद इसमें से कुछ पूछना हो केटी टेप के बारे में, क्योंकि हमने प्लेयर की वेल बींग या वेलनेस के लिए काम करना है, तो हमें हर वो तरीका पता होना चाहिए, या हर वो टेक्नोलॉजी या हर वो चीज़ जो हमारे प्लेयर के लिए बेनिफिशियल है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करती है, तो हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए और वो हमें अप्लाई भी करनी चाहिए। ओके जी, ये हो गया। उसके अलावा हमारी जो केटी टेप है अपलिफ्ट करेगी, थोड़ा सा कंप्रेशन इफेक्ट भी देगी अगर उसको हम 100% स्ट्रेच के साथ लगाएंगे। एंड देन उसके बाद एलिवेशन आ जाती है। अब एलिवेशन हमने किस तरह से करनी है, अगर प्लेयर कंप्लीट रेस्ट पे है और लेटा हुआ है, बेड पे है, तो हमने क्या कहना है प्लेयर से कि आपने अपने टांग के नीचे, अपनी लेग के नीचे, अगर सपोज कोई एंकल इंजरी है और वहाँ पे स्वेलिंग है, उस पर हमने PRIC तक प्रोटोकॉल फॉलो किया। अब एलिवेशन पे आएंगे तो उसको हमने किस तरह से उठा के रखना है, उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले तकिया जो है एक या दो तकिए उस लेग के नीचे, उस एंकल के नीचे प्लेस कर देते हैं, और वो बॉडी से क्या हो जाता है, थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। अगर प्लेयर बैठा है, सिटिंग में है, तो बिल्कुल लटका के उसको नहीं बैठेगा, बल्कि आगे सामने कोई स्टूल, चौकी या टेबल के ऊपर उस अपने फुट को प्लेस कर लेगा, तो वो एलिवेटेड रहेगी। और डाउनवर्ड उसमें हैंगिंग में जैसे ही जाएगा तो वो हमारी स्वेलिंग जो है या फिर वो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो वहीं के वहीं रहेगा, प्रोसीड मतलब वो इन्हांस हो जाएगा थोड़ा सा, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एलिवेशन जो है बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर कोई शोल्डर की इंजरी होती है या एल्बो की इंजरी होती है, तो हम कहते हैं कि इसको आपने लटका के नहीं रखना, आपने इसको थोड़ा एलिवेट करके रखना है, ताकि जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो बेहतर होता रहे, स्वेलिंग हमारी रिड्यूस होती है। ठीक है। और इसके अलावा एम जो है वो मेडिकेशन है, सर ने भी बताया कि कोई भी एनसेड, एनाल्जेसिक या फिर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर 3 to 5 days एज रिकमेंडेड, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है। और अब इसमें थोड़ा सा मोटी मोटी चीज़ों को देख लेते हैं। जो ग्रेड 1 और 2 का स्ट्रेन है मसल का, उसके लिए यही प्रोटोकॉल होगा। एंड देन साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, वो ये है कि अगर मेरे एंकल पे इंजरी हुई है तो मुझे अपनी पूरी लेग को इमोबिलाइज नहीं करना। आई हैव टू वर्क, आई हैव टू मूव माई नी जॉइंट, आई हैव टू मूव माई हिप जॉइंट एज वेल। अगर मेरे नी पे इंजरी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद माई एंकल जॉइंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद माई हिप जॉइंट, यानी अबव एंड बिलो दैट इंजर्ड जॉइंट, हमने जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको हमने एक्टिव रखना है, उस पर हमने काम करना है, ताकि हमारी सर्कुलेशन जो है वो बेहतर है, उसको स्टैटिक नहीं रखना। अगर क्योंकि जितनी भी जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप 3 months तक ट्रेनिंग करते हैं, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई हुई होती हैं, और वो अगर आप एक वीक के लिए 3 to 4 months के बाद अगर आप एक वीक के लिए अपनी सारी ट्रेनिंग रोक देते हैं, तो वो आपकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं विद इन दैट वीक वो रिवर्स हो जाती हैं। और मतलब जो आप 3 से 4 महीने पहले जो आपकी बॉडी थी वो वही उसी स्टेट में चली जाती है, और उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को दोबारा से गेन करने के लिए हमें एक वीक नहीं लगेगा, बल्कि उतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक हमारा एलीट एथलीट है या हमारा एलीट या प्रोफेशनल प्लेयर है, उसकी हमने बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको किस तरह से एक्टिव रखना है। अच्छा, अक्सर ये पूछते हैं कि अच्छा मेरी एंकल पे इंजरी है तो मैं क्या जिम जा सकता हूँ? हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट अवे कह देते हैं, नो यू कैन नॉट गो टू द जिम। क्यों? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अपर लिम। अपर लिम में तो कुछ नहीं हुआ है, आपकी अपर बॉडी काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है, वहां पे कोई इंजरी नहीं है, आप जिम जा सकते हैं, आप अपनी अपर बॉडी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपकी एंकल की इंजरी है, अगर आपकी नी की इंजरी है, तो आप जिम जरूर जा सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर अपर बॉडी एक्सरसाइजेस। इस तरह अगर आपको शोल्डर की इंजरी है या फिर कोई एल्बो की या फिर रिस्ट की, तो आप जिम जरूर जा सकते हैं, और आप अपने लोअर लिम की जो है स्ट्रेंथनिंग, जो भी कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं। वो वर टॉकिंग अबाउट लोअर लिम इंजरीज, ये लोअर लेग की इंजरीज हैं। इसमें मजीद अगर हम देखें, हम डिस्कस कर रहे थे कि टीए क्या है। बेसिकली जो हमारा काफ मसल होता है
उसकी जो काफ मसल कॉमन टेंडन बनाता है जिसको हम टीए कहते हैं, वो कल्केनियम जो हमारी हील की जो हड्डी होती है, एडी की जो हड्डी है, उस पर जाके वो अटैच हो जाता है। ये ज़्यादातर जो है किन प्लेयर्स में जो भी रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनकी रनिंग ज़्यादा है, जो मैराथन जो आपके स्प्रिंटर्स हैं उनमें, या जो आपके डायनामिक स्पोर्ट्स जितनी भी हैं, जैसे आपकी फास्ट बॉलर्स में भी कॉमन है ये, आपके क्रिकेटर्स में फास्ट बॉलर्स में ज़्यादा है, और आपकी जो हॉकी के प्लेयर्स हैं हॉकी फुटबॉल में, उसमें ये ज़्यादा कॉमन होती है। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि शार्प पेन, सडन पेन इन द टीए टेंडन ड्यूरिंग एक्टिविटी, और लाउड स्नैप फॉलोड बाय इनएबिलिटी टू कंटिन्यू द मूवमेंट। इसमें ये होता है कि आपको एक जोर से आवाज आती है, स्नैपिंग साउंड फील होती है, और जो आपकी ये जो लोअर लेग है, जो आप अगर इसको एंकल के पीछे से एक हार्ड सी चीज हमें जो नजर आती है, जो आप फील करते हैं, अगर पकड़ लें तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा टीए टेंडन होता है। और अगर उस एरिया में आपको टेंडरनेस फील हो रही है, मतलब आपको दर्द हो रहा है हाथ लगाने से या मूवमेंट करने से, पाँव को ऊपर नीचे करने से, तो वो हमारी टीए की इंजरी होती है। और इटियोलॉजी पे हम नहीं जाएंगे, ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें ओवर यूज भी है, और कोई सडन ओवर यूज में जिस तरह जो भी हमारे लॉन्ग जंपर्स होते हैं या रनर्स होते हैं, स्प्रिंटर्स होते हैं, उसमें ओवर यूज भी हो सकती है, डायरेक्ट ट्रॉमा भी हो सकता है। जो जिस तरह के जो हमारे हॉकी के प्लेयर्स हैं, अक्सर जो ओपोनेंट टीम्स होती हैं, वो जब बॉल हाथ में नहीं आता तो वो क्या करते हैं, वो हॉकी स्टिक स्ट्राइक कर देते हैं। और जिस तरह ये फुटबॉलर्स में भी थोड़ा सा ये जो टीए की जो इंजरीज हैं फुटबॉलर्स में भी कॉमन है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट ट्रॉमा। और इसको हम किस तरह से असेस करते हैं, जिस तरह यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये हमारा टीए टेंडन है। अगर आप भी खुद यहाँ इसको पकड़ के इसको पल्पेट कर सकते हैं, जो हार्ड से स्ट्रक्चर आपको फील होता है, इसको हम टीए कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हाथ लगाने से दर्द है और पाँव को ऊपर नीचे करने से दर्द है, तो हमारी ये टीए की इंजरी होती है। दैट वाज ये हमारी नेशनल विमेंस क्रिकेट टीम, जो इमर्जिंग टीम ए टीम है। हम ये खेलने गए थे वहाँ पे श्रीलंका, और ये श्रीलंका जाने से पहले नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हमारा मुल्तान में है, वहाँ की पिक्चर है। तो इन बच्चों के साथ काम किया, ये हमारी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, तो इनके साथ भी जो हमारे एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था अकॉर्डिंग टू इंजरी मैनेजमेंट। बाकी मीडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, अक्सर जो हम हर चीज को कह रही होते हैं कि टांग जो हमारी लोअर लेग है, उसमें आगे वाले हिस्से की तरफ फ्रंट पे शिन पे अगर दर्द आती है तो हम कहते हैं शिन पे निकल आई है, शिन पे निकल आई है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको दर्द जो है बिल्कुल फ्रंटल ऑस्पेक्ट जो है आपका फ्रंट लेग है, उस पर दर्द आपको निकलती है। जैसे आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करने के बाद आपको ये पेन जो है ज्यादा फील होती है, और किस वजह से हो रही होती है, जंपिंग या रनिंग जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें। और जिस तरह जब मैंने फुटबॉल में काम किया था, तो वहाँ पे मैं जब अंडर 16 के साथ काम कर रही थी, अंडर 18 के साथ कर रही थी, तो वहाँ पे हर दूसरा तीसरा बच्चा शिन स्प्लिंट के साथ आ रहा था, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम के साथ आ रहा था, क्योंकि दोस्त प्लेयर्स वर एमेच्योर। ये वो बच्चे थे जो क्लब्स में फॉर लेजर पर्पस खेलते थे, वो प्रॉपर फुटबॉलर्स नहीं थे, और उठा के उनको नेशनल टीम में ले आए, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे तब इतने, तो नेशनल टीम किसी तरह बनानी थी। खैर, तो उनको जब प्रॉपर ट्रेनिंग में डाला गया, और बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी, बड़ी उसमें इंटेंसिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, और हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस थे वो काफ़ी इंटेंस होते थे, तो वो उसको कोप नहीं कर पाए, क्योंकि वो इमेच्योर थे, वो प्रोफेशनल नहीं थे, उनको प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी कंडीशन नहीं किया हुआ था, उनको एकदम से एक बड़े लेवल पे ले आए थे, तो वो ये कंप्लेन कर रहे होते थे। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो एंटीरियर ऑस्पेक्ट है, और थोड़ा सा अगर मीडियली जाए, अंदर की तरफ जाएं, तो वहाँ पे ये दर्द होती है। और इसके अलावा अगर कोई ट्रेनिंग हैबिट्स हमारी चेंज हो रही हैं, यानी कि एक हम पहले लो इंटेंसिटी की ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर एकदम से हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी ये हमारा मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगे, जहाँ पे एरो दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाले एस्पेक्ट पे दर्द होगी। अगर हाथ भी लगाएंगे तो भी बहुत पेन होता है, जैसे ही वो रनिंग थोड़ी सी करते हैं तो भी पेन निकल आता है। और रप्चर ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मसल, ये बहुत कॉमन है, जो हमारी लोअर लेग के पीछे वाला हिस्सा है। दो मसल्स हैं ये, एक गैस्ट्रोक्नीमियस है और एक हमारा सोलियस है।
और जिनमें रनिंग जंपिंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं उनमें ये जो स्ट्रेन है ज़्यादा हो जाता है। और इसमें भी वही, कहीं भी बॉडी के अंदर मसल का स्ट्रेन होगा तो वो 3 ही ग्रेड्स का होगा। मैंने आपको बता दिया ग्रेड 1 2 है, उसमें पार्शियल रप्चर टेयर होता है, जो ग्रेड 3 है उसमें कंप्लीट टेयर होता है। ओके, सिम्टम्स ये होंगे अगर हम पाँव की जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि ये हमारे जो पीछे मसल है ये हमारे पाँव को नीचे की तरफ मूव करता है, यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन में लेके जाता है। ये वाली मूवमेंट अगर करते हैं तो वो पेनफुल होगी, या अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन में लेके आते हैं तो पेनफुल होगा। और अगर हाथ भी लगाते हैं, अगर ग्रेड 2 का स्ट्रेन है, वहाँ पे आपको प्रोमिनेंट स्वेलिंग भी नजर आएगी, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे काफ का स्ट्रेन है। अच्छा, टेंडरनेस होगी, लोकलाइज्ड स्वेलिंग होगी, वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कलरेशन भी होगी। और अगर कंप्लीट रप्चर है तो हमारा फंक्शन जो है, जो पाँव की नीचे वाली मूवमेंट है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। इसको किस तरह से चेक करते हैं, ये स्ट्रेच दिया हुआ है काफ मसल को। अगर मेरे काफ का ग्रेड 1 या 2 का स्ट्रेन है तो इसमें ये वाली अगर मैं मूवमेंट करवाऊंगी तो उस वाले एरिया पे पेन आएगी। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं उल्टा लेटा के। खैर ये आप लोगों के स्कोप से बाहर है। असेसमेंट एग्जामिनेशन जो है, आप वैसे भी जो कोचेस थोड़ी बहुत, उनको जो ट्रेनर्स हैं हमारे, उनको बेसिक एजुकेशन तो होती है, उनको पता होता है कि बड़े बड़े जो मेजर मसल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर ये वाली मूवमेंट करवाएंगे, उल्टा लेटा के फुट को डाउनवर्ड प्रेस करेंगे तो पेन आएगी, क्योंकि वो मसल हमारा ओवर स्ट्रेच हो रहा है। इसका मतलब है कि जहाँ पे इंजरी हुई है उसको हम प्रोवोकेट करें, तो कंफर्म हो जाएगा कि मेरे काफ का स्ट्रेन है। अच्छा जी, ये वर्ल्ड कप मेरा जो पहला टूर था नेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम के साथ, ये 2017 की पिक्चर है। ये इंग्लैंड में हुआ था वर्ल्ड कप 2017 का विमेंस वर्ल्ड कप। ऑल्दो हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ये इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और पाकिस्तान फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था। टोटल 8 टीम्स थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वी वर ऑन नंबर 8। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी रैंकिंग है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। ओके, एंटीरियर टिबियल स्ट्रेस फ्रैक्चर। अच्छा, यहाँ पे 2 से 3 चीजें मैं काफी आप लोगों को क्लियर करती चलूं कि हमें कैसे पता चलता है कि फ्रैक्चर है, कैसे पता चलता है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, मेरा मसल का टेयर है या मेरा लिगामेंट का टेयर है। जो फ्रैक्चर की पेन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, उसमें स्वेलिंग जो है कॉन्टिन्यूस आपको होती रहती है, और उसकी पेन बहुत ज़्यादा होती है। इवन आप कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, इवन ड्यूरिंग द रेस्ट आपको पेन होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी इंडिकेशन होती है फ्रैक्चर की। और अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे गुजरे, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 1 दिन गुजर के हमारी स्वेलिंग जो भी हमारी प्राइस थेरेपी के थ्रू हमारी बेहतर हो रही है और पेन हमारी कम हो रही है, स्वेलिंग सबसाइड कर रही है, तो वो हमारा कंफर्म हो जाता है कि फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम पेन हमारी मैनेज नहीं हो रही है, स्वेलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, और इवन ड्यूरिंग द रेस्ट जो आपकी मस्कुलर इंजरी है, जो आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, उसमें रेस्ट में पेन नहीं आती जब उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो आपकी स्ट्रेस फ्रैक्चर है या किसी भी तरह का फ्रैक्चर है, उसकी जो पेन है वो कॉन्टिन्यूस होती है और बड़ी शदीद होती है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसलिए हम फॉरन रेफर कर देते हैं फिर एक्सरेज, उसमें से कंफर्म हो जाता है कि किस तरह का फ्रैक्चर है, और फिर वो उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है, ओपन रिडक्शन है या फिर क्लोज रिडक्शन है, जिस भी तरीके से फिर वो हमारे स्कोप से बाहर चला जाता है। उसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं कर सकते। जो हमारे सर्जन होते हैं, ऑर्थोपेडिक जो सर्जन हैं, वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं। एंड देन हमारा जो काम है उसके बाद यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता कि इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो विद इन वीक और 2 या 2 से 3 दिन के बाद हम क्या करवाना शुरू कर देते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर और टाइप ऑफ द फ्रैक्चर। ठीक है, इस चीज़ का हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अक्सर मेरे पास जो हमारे फुटबॉलर्स थे, जो वापडा वगैरह डिपार्टमेंट्स वगैरह से खेलते हैं, जो कि काफ़ी पुराने हैं, मुझे आई रिमेम्बर एक केस के एक प्लेयर थी, वो मेरे पास आई एंकल को लेके, एंकल उसका स्वॉलन था काफ़ी, तो कही थी कि जब भी मैं खेलती हूँ ये स्वेल कर जाता है और ये थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट हो तो ये स्वेल कर जाता है। अच्छा, अब उसमें यह था कि जब उसके एक्सरेज करवाए गए
तो उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, बहुत ज़्यादा पुराने फ्रैक्चर्स थे, और उसमें हील स्पर्स बने हुए थे, छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स बने हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि उसको फ्रैक्चर्स होते रहे थे, प्रॉपर उसको कोई स्कैनिंग नहीं हुई थी, कहीं वो सर्जन के पास नहीं गई थी, कहीं वो प्रॉपर उसने अपना चेकअप नहीं करवाया था, तो वो उनको इसी तरह फॉर ग्रांटेड लेती रही। तो अब उसके लिए इवन के नॉर्मल वॉक करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और एक और चीज, इंजरी जो होती है कभी भी ज्यादा खेलने से ठीक नहीं होती। अगर इंजरी हमें एक्यूट स्टेट में उसको हम मैनेज कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, प्लेयर के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। और इसमें सबसे पहले दिस इज माय रिक्वेस्ट फॉर ऑल द कोचेज, ऑल द ट्रेनर्स, कि हमें सबसे पहले अपने प्लेयर का कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करना है, क्योंकि प्लेयर्स जो होते हैं वो काफी डरे होते हैं कि हमारी जो सिलेक्शन है उसमें कोई इशू ना आ जाए। वो इंजरीज को हाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे वो इंजरीज को हाइड करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो एक जैसे इंजरी को वो हाइड कर रहे हैं, उसी के साथ खेल रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस प्लेयर ने अपने टीम फिजियो को या टीम डॉक्टर को उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, उसको बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये इंजरी है। एक जो अच्छा प्रोफेशनल है, जो अच्छा टीम फिजियो है या टीम डॉक्टर है, उसकी आई इतनी विजिलेंट होती है कि वो देख लेता है कि प्लेयर कौन से मूव कर रहा है, तो वो किस तरह से कर रहा है। अगर उसकी जो इंडोर ट्रेनिंग है या उसकी ऑन द फील्ड ट्रेनिंग है उसमें कोई कमी बेशी आ रही है, तो वो फॉरेन जो है एक अच्छा प्रोफेशनल उसको डिटेक्ट कर लेता है, और फिर उसकी प्रॉपर हिस्ट्री के बाद डायग्नोसिस बना के उसका ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर्स का, कोचेस का, मैनेजमेंट का, टीम फिजियोस का, प्लेयर जो है वो कहते हैं कि मेरी सिलेक्शन पे इशू आ जाएगा तो मैं इस इंजरी को, मुझे कोई इंजरी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आपने उसको कॉन्फिडेंस इस तरह से देना है, यस यू कैन डू इट, तुम बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी इंजरी है आपने रिपोर्ट जरूर करनी है, ताकि वो ऑन द स्पॉट हम उसको 2 से 3 दिन में उसको मैनेज कर लें, और प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेटली बेहतर होती है। ठीक है, कोच को क्या चाहिए, प्लेयर की परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक, तो प्लेयर तभी परफॉर्मेंस जो है वो अपनी अच्छी दे सकेगा अगर उसके वो इंजरी फ्री है और उसकी जो मेंटल स्टेट है बहुत अच्छी है। तो इसलिए वो हमने उसका कॉन्फिडेंस गेन करना है। जस्ट आस्क देम टू शेयर देयर थिंग्स, शेयर देयर प्रॉब्लम्स, शेयर देयर इंजरीज विद यू, ठीक है। और इंटीरियर टिबियल स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो भी हमारी जो शिन बोन है, अगर ओवर यूज की वजह से, ये रिपीटेड एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो कि कॉमनली एक्सरेस में नजर नहीं आते, जो कि आपका सीटी या एमआर रिवील करता है। ठीक है, इसकी जो पेन होती है इवन ड्यूरिंग रेस्ट, ये रात में भी आपको जब लेटे हुए तब भी दर्द हो रही होगी, तो ये हमें इंडिकेट कर देता है कि हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर है। ठीक है, और इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है स्ट्रेस फ्रैक्चर को, सबसे पहले उसकी एक्टिविटी को रुकवा देंगे, इंटेंसिटी को बिल्कुल कम कर देंगे, एक्टिविटीज को इनहिबिट करवा के हम उसको मैनेज करेंगे, आइसिंग से मैनेज करेंगे, और उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग के साथ उसको मैनेज करेंगे। और रिटर्न टू प्ले में जब हमने उसको लेके आना है, पहले उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे काम करना है, एंड देन रिटर्न टू प्ले के जितने भी हमारे जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट, उनके थ्रू वो गुजरता है प्लेयर। और अगर वो सारे टेस्ट पास कर लेता है, फिटनेस टेस्टिंग में अगर वो सारे टेस्ट अगर पास कर लेता है, तो फिर हम उसको गेम में वापस ले आते हैं। एक क्राइटेरिया होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर वो प्लेयर फुलफिल कर लेता है उनको, उन सारे टेस्ट को पास कर लेता है, जिसमें उसकी बैलेंस की भी चेकिंग होती है, जिसमें उसकी प्रोप्रियोसेप्शन की, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ की, सारी चीज़ों को हम रूल आउट करते हैं। अगर उन सबसे वो बिल्कुल फिट होके गुजरता है, वो प्रॉपर अपने स्कोर जो भी स्टैंडर्ड है उनको अचीव कर लेता है, तो उसको हम रिटर्न टू प्ले में लेकर आते हैं। हमने प्लेयर को रिस्क पे नहीं डालना, और गेम जो है वो होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन जो प्लेयर की हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर आप इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं, इंजरीज को देखते हैं, सर ने इनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। एसीएल की इंजरी है, पीसीएल की है, मीडियल कोलेटरल, लेटरल कोलेटरल, मेनिस्कस, मेनिस्कल टेज वगैरह, या कॉन्टोमिलिशिया पेटाला, और जितनी भी ये जो एक फीमेल एथलीट अनहोली ट्राइएड होता है, जिसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो प्लेयर्स होते हैं वो अक्सर, जितना भी मैंने यहाँ देखा है, वो हमारे प्लेयर्स में नहीं है, वो बिंज ईटिंग नहीं करते, बुलिमिया नर्वोजा भी ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो नहीं होते, या उनमें पेनफुल जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं है। अक्सर जितने भी मैंने अपने जो यहाँ पे प्लेयर्स देखे हैं वो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, और उनमें इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो फीमेल अनहॉली ट्राइएड है,
वो कॉमन नहीं है इतना हमारे प्लेयर्स में। तो और उसके अलावा जो हमारी क्वाड्रिसेप की या हैमस्ट्रिंग की इंजरी है, क्योंकि क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग आपके मसल्स है जो नी की मूवमेंट करवा रहे होते हैं, अगर इनमें इंजरी हो जाती है तो उसको भी हम इसी तरह से मैनेज करते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और अगर एसीएल की इंजरी हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसीएल की इंजरी हुई है? आपका बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो नीचे वाली लेग है वो थोड़ा सा आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू द अदर लेग, ठीक है। और इसमें ये जो टेस्ट होता है एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, ये पॉजिटिव होता है। आपको जानने की ये थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाएगा। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को हम स्किप करते हैं क्योंकि इसकी अगर ग्रोइन की इंजरीज पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। थाई एंड ग्रोइन इंजरीज, ये सबसे इस तरह की इंजरीज हैं जिनके अभी तक कोई कॉजेस नहीं पता चले या इडियोपैथिक हैं। और इसमें कॉमन जो कलेक्टिव एरिया होता है हमारा जो थाई का, उसको हम कह रहे होते हैं थाई के जो ऊपर है जहाँ पे आपका पेल्विस और ये हिप जॉइंट, ये जो आपकी लोअर लेग जो अपर लेग है वहाँ पे जहाँ पे मिलती है, तो कॉमन इसको हम ग्रोइन ही कह रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे मसल्स भी होते हैं, यहाँ पे हमारे लेगामेंट्स भी होते हैं। और इसमें एडेक्टेड टेंडिनाइटिस या टेंडिनोसिस हो सकता है, हिप जॉइंट के लेब्रल टीयर्स वगैरह हो सकते हैं, या जो हमारे हिप की मूवमेंट करवाते हैं मसल्स, जिस तरह इलियोसॉस है हिप फ्लेक्शन करवाता है, उसका स्ट्रेन हो सकता है, या रेक्टस फेमरस का स्ट्रेन हो सकता है, जो आगे की तरफ आपके मसल हैं ग्रोइन के, वहाँ पे प्यूबिस सिम्फिसिस या ऑस्टियाटिस प्यूबिस वगैरह हो सकता है। ये जो जितनी भी आपकी इस वाले एरिया में ये में जो ये वाला एरिया है ना, ये सारा का सारा है। यहाँ पे आपके हिप फ्लेक्सर्स जो आपकी हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं, या जिसमें हम जिस तरह भी हम बैठे हैं तो मेरी हिप की फ्लेक्शन हुई हुई है, तो यहाँ पे जो हमारे मसल्स हैं उनका स्ट्रेन भी हो सकता है। और बाकी जो जो ये वाला एरिया है इसको हम ऑस्टियाटिस प्यूबिस कहते हैं, जहाँ पे आपके ये दोनों जो पेल्विस बोन है आगे की तरफ आके जुड़ती हैं। यहाँ पे अगर कोई हमारी ओवरियूज इंजरी होती है या डायरेक्ट ट्रॉमा होता है तो उसको हम थाई एंड ग्रोइन इंजरीज लेबल करते हैं। अच्छा, अगर हमें ये वाली इंजरी होगी, थाई की या ग्रोइन की इंजरीज होंगी, तो हमें कैसे पता चलेगा? किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? एक तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जो आपकी नॉर्मल गेट है वो नहीं कर पाएंगे, बल्कि थोड़ा सा झुक के चलेंगे, ठीक है। और उसमें जो किकिंग एक्टिविटी है, जिस तरह आप बॉल को किक करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे भी तो आपकी जो फोर्स है वो बहुत ही कम होगी, आप अपनी फुल फोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये मैंने अपनी नेशनल वीमेंस हॉकी टीम के साथ जो काम किया था, ये मेरा पहला टूर था ब्रुनाई का। और ये वर्ल्ड कप के बाद ये मेरा बहुत अच्छा इवेंट गुजरा था, क्योंकि इसमें हम जीते थे और हम पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल लेकर आए थे। तो एक बहुत अच्छा इवेंट था। और ये आई वाज रियली अमेज्ड कि हमारे ये जितने भी हॉकी के प्लेयर्स हैं, जिन जिन एरिया से आते हैं, वहाँ पे जिम का, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल भी कोई रेगुलर जिम एक्टिविटी नहीं है इनके, रेगुलर कोई स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोई सीन नहीं है। ये अपने घरों से उठ के आ जाते हैं बेचारे, जैसे भी आते हैं, आके यहाँ पे जिस तरह इन्होंने इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दी, दैट वाज फैबुलस। और इसमें कोचेस जो सपोर्टिंग स्टाफ था सब बहुत अच्छा था, दे वर ऑल वेरी कोऑपरेटिव। और इस इवेंट को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। अच्छा जी, एडिक्टर इंजरीज, एडिक्टर हम किसको कहते हैं? यहाँ पे अगर कोई दर्द आता है इस वाले एरिया में, यहाँ पे अगर कोई पेन आएगी आपको, या आप अपनी लेग को थोड़ा जब अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें अगर पेन आता है, या इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं बाहर की तरफ लेके जाएंगे, तो वो अगर पेनफुल है तो उसको हम एडेक्टर इंजरी कहते हैं। सिम्टम्स इसके क्या होंगे? कहाँ कहाँ आपको पेन होगी? आपको पेन जो है इस वाले रीजन में होगी, यहाँ से ये, क्योंकि यहाँ से स्क्यूपिबिक रेमाई से एडेक्टर्स निकल रहे हैं, और इधर जो है वो आपको इस वाले एरिया में पेन होगी। अक्सर ये मिमिक कर रही होती है थाई जो ग्रोइन की इंजरी है उसके साथ भी। जो भी आपकी ग्रोइन इंजरी होगी उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एडेक्टर मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और जब भी आप वहाँ हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे तकलीफ होगी, पेन होगा, टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस हम किसको कह रही होते हैं? हाथ लगाने से कोई भी अगर दर्द आपको एग्रीवेट होती है तो उसको हम टेंडरनेस कहते हैं।
ये जी, ये अगर ये वाला एरिया जो है यहाँ पे अगर आपको दर्द आती है, अगर इस तरह से हम लेग की मूवमेंट करते हैं बाहर की तरफ, जहाँ थेरेपिस्ट ने हाथ लगाया हुआ है, यहाँ पेशेंट कंप्लेन करता है दर्द की, तो इसका मतलब है मेरा जो एडेक्टर मसल है वो इंजर्ड है। अब थोड़ा हम एंकल इंजरीज पे आ जाते हैं। एंकल इंजरीज सबसे ज्यादा कॉमन एंकल इंजरीज हैं, और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, पता ही नहीं चला कितना सारा गुजर गया। तो इसमें हम मोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है हमारी एंकल इंजरी, हम कहते हैं एंकल ट्विस्ट हो गया। कॉमनली हम कह रही होते हैं, कोई भी प्लेयर मेरे पास आता है वो कहते हैं मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। अब देखना ये होता है कि हमारा एंकल जो है वो किस तरफ से ट्विस्ट हुआ है। आपका पाँव अंदर की तरफ क्या है या आपका पाँव बाहर की तरफ, मतलब ट्विस्टिंग है जो आपकी अंदर की तरफ यूं हुई है या आपकी बाहर की तरफ हुई है। अच्छा, हमारे यहाँ पे लेगामेंट्स होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ रहे होते हैं, और ये इस तरफ होते हैं वो लेटरल कोलेटरल लेगामेंट होते हैं, जो अंदर की तरफ है उसको हम डेल्टोइड लेगामेंट भी कहते हैं। ये 4 लेगामेंट्स होते हैं आपके यहाँ, 3 लेगामेंट्स होते हैं आपके बाहर की तरफ इस तरफ, और 4 लेगामेंट होते हैं आपके यहाँ की तरफ। अगर आपकी इंजरी है, आप इस तरह से गिरे हैं या ट्विस्ट आपका एंकल ऐसे हुआ है कि आपकी जो पाँव है अंदर की तरफ गया है, तो हमारी जो इंजरी है वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। मेरा जो ये लेगामेंट का कॉम्प्लेक्स है ये टूटेगा। ठीक है। अब इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये असेस करना होता है, अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है और पेन बहुत ज्यादा है, इवल्जन फ्रैक्चर भी हो सकता है, जहाँ ये जिस बोन के साथ ये लेगामेंट्स लगे हुए हैं वो बोन चिप ऑफ भी हो सकती है। और उसमें यही होगा कि अगर फ्रैक्चर हो गया है या एवल्जन फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें पेन बहुत ज्यादा होगी और स्वेलिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। आपकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से वो ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से स्वेलिंग हमारी रिड्यूस हो रही है, पेशेंट रिस्पॉन्ड, प्लेयर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारी इसकी लेगामेंट की इंजरी है। अच्छा, लेगामेंट की जो इंजरी है, स्पेशली एंकल को हम क्या करते हैं, वो फौरन एक ब्रेस पहना देते हैं। वो बड़ा फजूल सा ब्रेस होता है, वो हमें कोई सपोर्ट भी नहीं दे रहा होता। अगर मुझे मीडियल या लेटरल एंकल स्प्रेन हो जाता है, अगर मेरा पाँव बाहर की तरफ मुड़ता है, तो इसका क्या मतलब है, जो मेरे ये वाले लेगामेंट हैं, यहाँ पे जो लेगामेंट है वो ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं, वो स्प्रेन में जा रहे हैं। ठीक है। और अगर ये अंदर की तरफ जाता है तो मेरा ये वाला लेगामेंट टूटा है। ठीक है। अगर पार्शियली टूटा है या थोड़ा सा कम टूटा है, इसके कुछ फाइबर्स टूटे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम प्रोटेक्शन में लेके जाएंगे वही प्राइस थेरेपी के थ्रू। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, हम इसको पेन फ्री रीजन में रख के इसको इमोबिलाइज करते हैं। और वो किस तरह से, आई आस्क द पेशेंट कि आपने पाँव को ऊपर करना है, नीचे करना है। मैं ये देखती हूँ कि नीचे करने से पेन ज्यादा है या ऊपर करने से पेन ज्यादा है, या फिर एक जो न्यूट्रल पोजीशन होती है, जो ये वाली पोजीशन है, इसमें पेशेंट जो है अक्सर पेन फ्री होता है। तो इसमें हम फिगर ऑफ 8 में प्लेयर को टेप कर देते हैं। और टेप कौन सी करते हैं, रिजिड टेप करते हैं, जिसमें हम उसकी प्लेयर की मूवमेंट को, ना ही तो पाँव अंदर जा सकेगा, ना बाहर जा सकेगा, ना ऊपर ना नीचे, उसको एक पेन फ्री रीजन में रख के उसको हम टेप कर देते हैं, रिजिड टेप कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। अच्छा, इससे ये होता है कि अगर प्लेयर इंपॉर्टेंट है, मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लेयर कोच के डिमांड है कि मुझे ये प्लेयर चाहिए ही चाहिए, इसको आपने मैनेज करके किसी भी तरह आपने ग्राउंड में भेजना है, तो इसको हम इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। और इससे अगर फिगर ऑफ 8 में उसको न्यूट्रल पोजीशन में रख के हम उसको अच्छे तरीके से टेप कर देते हैं, वो अपनी पेन फ्री उसमें रह के अपनी गेम गुजारता है। एंड देन उसके बाद हमने आइसिंग ज़रूरी करवानी है, जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको हमें ज़रूर फॉलो करवाना है। अच्छा, हम मेरा सिर्फ लेगामेंट ही टेयर नहीं होगा यहाँ पे, जब भी मुझे लेटरल एंकल स्प्रेन होगा या मीडियल एंकल स्प्रेन होगा, तो अक्सर जो है हमारे यहाँ पे 2 मसल्स होते हैं जिनको हम इवर्टर्स कहते हैं, पेरोनियस लॉन्गस ब्रेविस, खैर उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो वो मसल स्ट्रेन भी अक्सर इसके साथ हो जाता है। तो जब ये दोनों स्ट्रेन और स्ट्रेन इकट्ठे होंगे, मतलब आपका मसल भी टूटा है, अगर आपकी लेगामेंट भी टूटा है, तो क्या होगा, हमारा जो रिकवरी का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और उसमें थोड़ी जो हमारी रिकवरी है वो थोड़ी डिलेड होगी और वो टाइम टेकिंग होगी। ठीक है। फिगर ऑफ 8 में इसको टेप करना है, और इसमें हम नी की मूवमेंट को जारी रखेंगे, हिप की मूवमेंट को जारी रखेंगे। अगर आप जिम में जाना चाहते हैं तो आप जिम में ज़रूर जाएं, और वहाँ आप अपर बॉडी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी एंकल की मूवमेंट को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है। ये इस तरह से इसको, बेशक वो मीडियल हो, बेशक वो लेटरल हो या हाई एंकल स्प्रेन हो, उसको हम इसी तरीके से मैनेज करते हैं।
फिजिकल एग्जामिनेशन, इस तरह से इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, इसको मूवमेंट करवा के देखते हैं और इसमें हम डायग्नोस कर लेते हैं कि मेरा मीडियल एंकल स्प्रेन है, लेटरल एंकल स्प्रेन है। अच्छा, पाकिस्तान भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये हमारा एबटाबाद का पीसीबी की तरफ से एक ग्राउंड है, यहाँ पे अक्सर हमारे कैंप्स लगते हैं। ये बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, बहुत अच्छी जगह है। अगर मौका मिले, जो भी क्रिकेट से रेलिवेंट लोग हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं, अब अच्छा लगेगा आपको प्रैक्टिस करते हुए, मैच खेलते हुए। ओके, पेरोनियस टेंडन रप्चर, अभी मैंने बताया अगर लेटरल एंकल स्ट्रेन होता है तो ये हमारी दो मसल्स होते हैं, ये हमारे एंकल की मूवमेंट्स करवाते हैं, ये उसके साथ रप्चर हो सकते हैं। और इसको इस तरह से हम टेस्ट करते हैं, अगर मैं अपने फुट को अंदर की तरफ मूव करवाती हूँ या फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसको मूवमेंट करवाता है प्लेयर के अंदर की तरफ, तो ये ओवर स्ट्रेच होता है। अगर ये इंजर्ड है तो पेनफुल होगा, अगर नहीं है तो पेनलेस होगा। टिबियालिस पोस्टीरियर सिंड्रोम, अगर मेरा मीडियल एंकल या डेल्टोइड लिगामेंट का जो अंदर की तरफ मेरा फुट है, यहाँ पे अगर मेरा कोई स्ट्रेन हो जाता है और ये मेरा लिगामेंट टूटता है, तो इसके साथ मेरा एक ये जो नीले रंग में ये मसल है, ये अगर ये भी इसके साथ स्ट्रेन हो जाता है तो इसको भी हम उसी तरीके से मैनेज करते हैं जिस तरह से हम मसल स्ट्रेन को और लिगामेंट स्ट्रेन को मैनेज करते हैं। और इसमें जो पेन होगी वो आपको इस तरफ आएगी, अगर आप फुट को बाहर की तरफ यूं मूव करेंगे तो ये स्ट्रेच होगा और ये पेनफुल होगा, तो हम डायग्नोस कर लेंगे कि ये मेरे टिबियालिस पोस्टीरियर का ये मेरे मसल का स्ट्रेन है। प्लांटर फिशाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ जिसको हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं वो पेस प्लेनस या फ्लैट फीट है। फ्लैट फीट जो प्लेयर्स होते हैं उनके, वो काफ़ी इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा देर तक खेल नहीं पाते, या फिर जो प्लांटर फिशाइटिस है उनमें भी कॉमन होता है। और इसकी वजूहात 2 से 3 हैं, जिसमें एक तो ओवर यूज है, आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, या आपका इल फिटेड शूज़ है, या आपका इम्प्रॉपर फुटवेयर है, या फिर आपका बहुत पुराना कोई जूता है जिसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। लाइक 2 साल से आप एक ही जूता यूज़ करें, वो बिल्कुल ख़राब हो गया, इट्स गॉन। तो वो आपके जो प्लांटर फिशा बेसिकली क्या है, एक कवरिंग है फुट के नीचे अल्लाह ताला ने रखी हुई है, और वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, तो वो काफ़ी पेनफुल होता है। इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि प्लेयर जैसे ही वो सुबह में उठता है तो पाँव जो एड़ी है ज़मीन पे लगाना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उस पर वॉक कर रहे थे, कुछ देर चलने के बाद वो बेहतर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो कोई एक बड़ी गेम खेल के आया है या फिर कोई पूरा मैच गुजार के आया है, एंड देन उसके बाद इट गेट्स मोर हर्टिंग, वो ज़्यादा तकलीफें होती है उसके लिए। तो इसमें ये प्लांटर फिशाइटिस जो है, ये बाकी इट्स नॉट नेसेसरी सिर्फ प्लेयर्स में हो, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी प्लॉन्ग स्टैंडिंग है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो ओबीस है, प्लॉन्ग स्टैंडिंग है या वॉकिंग है या रनिंग वगैरह है, तो उनमें ये कॉमन होता है। अच्छा, एक और चीज़ प्लीज़, दिस इज़ फॉर एवरीवन, अगर आप को ये कंप्लेन है, आपकी हील में पेन आता है, दर्द आता है, या थोड़ा सा आगे की तरफ भी जाता है, तो इसमें ये होता है कि आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है इंजेक्शन लगवा लें, तो वो भी कॉर्टिसोन का या स्टीरॉयडल जो इंजेक्शन लगता है वो क्या करवा देता है, फैट पैड अल्लाह ताला ने जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है हील के नीचे, वो उसकी लाइसिस करवा देता है, ब्रेक डाउन करवा देता है। 6 मंथ्स के बाद वो पेन जो है वो हमारी वर्स होकर निकलती है। फॉर द टाइमिंग हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो लेकिन अगर इंजेक्शन लगवा लिया है तो जो हमारा नॉर्मल फैट पैड है उसकी लाइसिस हो जाती है, वो रप्चर हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो मजीद तकलीफ दे है। ठीक है, अगर आप यंग हैं और आप कोई भी हैं तो इसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करें प्लीज़, इसको इंस्टेड फॉर गोइंग फॉर इंजेक्शन। कुछ लोगों की रिजल्ट्स हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर जो है मेरे पास जो जितने भी प्लेयर्स, जितने भी पेशेंट्स आए हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि अब दर्द जो है 6 महीने के बाद दोबारा निकल आई है, और ये ज़्यादा वर्ष से यूँ लगता है जैसे जो हील की हड्डी जो है वो बिल्कुल उसके जूते के साथ लग रही है, अगर फ्लोर पे चल रहे हैं तो उस पर साथ लग रही है, क्योंकि स्टीरॉयडल इंजेक्शन की वजह से वो जो नॉर्मल फैट पैड होता है उसकी लाइसिस हो जाती है। इसलिए इसको हमने किस तरह से कंजर्वेटिवली मैनेज करना है, प्लांटर फिशाइटिस को इस तरह से करना है, एक तो हम इसके स्ट्रेचेस जारी रखेंगे, काफ के स्ट्रेचेस और प्लांटर फिशा के स्ट्रेचेस, इसको हमने आइसिंग करनी है। आइसिंग किस तरह से करनी है, बर्फ के टकोर, आप कोई भी कैंस ले लें, जिस तरह जो पेप्सी के कैंस होते हैं उनको फ्रीज कर लें, और उनके ऊपर आपने दिन में 4 से 5 मरतबा आपने उनके ऊपर पाँव को रोल करना है, और साथ में कुछ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द जो फुट हैं, हम उनकी एक्टिवेशन, कुछ एक्सरसाइजेस उसके हवाले से भी बताते हैं, एंकल के ये जो काफ के स्ट्रेचेस हैं वो हम बताते हैं, और साथ में अपना जूता जो है वो आपने ज़रूर चेंज करना है, उसको देख
इतना है। जूता आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए, फ्लैट बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं होता। आप बल्कि एक वेल पैडेड शूज लें। नॉर्मल जो चप्पल है वो आपकी वेल पैडेड होनी चाहिए, सोल उसका एटलीस्ट इतना होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जो उसके प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं होना, आप ब्रेक ले लें, 1 मिनट के लिए बैठ जाएं और इस तरह ब्रेक्स में स्प्लिट कर लेंगे अपनी स्टैंडिंग को, और इस चीज़ को जो भी हमारे रूट कॉजेज हैं उनको हम रूल आउट कर लेंगे, उनको हम ओवरकम करेंगे तो हमारा प्लांटर fasciitis जो है मैनेज हो जाएगा। सिम्टम्स वही जिस तरह मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर जो 4 फुट रनर्स होते हैं या जंपर्स जो होते हैं उनमें ये कॉमन है, और किस वजह से होता है वो डिस्कस दिस। और फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर वहाँ पे आप हाथ लगाएंगे, पेशेंट हाथ नहीं लगाने देता, वहाँ पे बहुत उसको दर्द होती है, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा डीप जाए उसको प्रेस करें तो इट्स रियली पेनफुल। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये जगह है। एग्जैक्ट ये वाली जगह होती है, इस पे रखो। ओके, एग्जैक्ट ये जगह होती है जहाँ पे प्लांटर fasciitis की पेशेंट जो है कंप्लेन कर रहे होते हैं, यहाँ पे दर्द होता है। ये मेरा नेशनल वीमेंस अंडर 16 जो हमारी टीम है उसके साथ पहला टूर था भूटान का, और फिर यहीं पे मैंने 2 टूर्स मजीद किए थे अंडर 18 के साथ। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लेन ज़्यादातर की थी उसकी शिन स्प्लिंट की। शिन स्प्लिंट इनको सबको, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम डेवलप्ड शिन स्प्लिंट, और इसको हमने किस तरह से मैनेज किया था क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी और प्लेयर को ये सारे बच्चे चाहिए थे। तो इसको हम क्या करते थे, जैसे ही हम मॉर्निंग में जो ट्रेनिंग होती थी उसके बाद आते थे, वो यूज टू गो फॉर आइस बाथ। आइस बाथ बहुत ज़्यादा उसने हमें हेल्प आउट किया, उस चीज़ को ओवरकम किया। इनकी जो शिन पेन की जो कंप्लेंट्स थी उनको इस तरह से ओवरकम किया कि जैसे हम ट्रेनिंग से आते थे सुबह में भी और शाम में भी दे यूज टू गो फॉर आइस बाथ। आइस बाथ हम किस तरह से अरेंज करते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से कंडीशंस नहीं है, हमारे पास प्रॉपर पूल्स नहीं बने हुए, तो जो नीले रंग के ड्रम होते हैं जिसको हम एज ए वाटर टैंक भी यूज करते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है उसमें हम पानी डालते हैं, पानी के अंदर 1 से 2 एक ब्लॉक पूरा क्रश करके डलवा देते हैं। वो आइस कोल्ड वाटर, उसमें फिर हम टेम्परेचर को चेक करते हैं और उसमें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लेयर के जिसको लोअर लिम्ब का चाहिए, पूरी लेग्स का चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी बॉडी को उसके अंदर सबमर्ज कर लेता था, डुबो लेता था और 10 से 15 मिनट तक उसके अंदर ही रहते हैं, देन उसके बाद बाहर आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ब्लू ड्रम्स भी नहीं थे तो हमने क्या किया था, हमने बकेट्स या बाल्टियां जो थी बड़े साइज की वो अरेंज करवाई और उसमें हमने बर्फ डलवाई और पानी डलवाया। तो उसमें इनको हम जो इनकी स्पेशली नी से नीचे नीचे जो लेग है उसको हम सबमर्ज करवाते थे और 10 से 15 मिनट के लिए, तो उनसे इनकी जो पेन्स एंड एक्स थी वो काफी हद तक कम हो गई थी। अपर लिम्ब की इंजरीज, शोल्डर डिसलोकेशन सर ने डिस्कस कर लिया। बस एक चीज है जो हम इम्पिंजमेंट को देखेंगे, अगर शोल्डर अपर लिम्ब में कोई भी हमारी जिस तरह बाइसेप की या ट्राइसेप की कोई इंजरी है, उसको भी हमने इसी तरह से ही मैनेज करना है। ये रोटेटर कफ की इंजरी है, उसको भी हमने उसी तरह से मैनेज करना है। ग्रेड 1 या 2 की है, ग्रेड 3 की है तो उसको हमने सर्जरी एंड देन उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन है वो हम करते हैं। इम्पिंजमेंट का थोड़ा सा हमने देखना है कि इम्पिंजमेंट क्या होती है। 2 तरह की होती है, इम्पिंजमेंट इंटरनल या एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। इसमें सबसे पहले कॉज क्या है थोड़ा सा जान लें इसको। इसमें इंटरनल कुछ हमारी जो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट है, जिस तरह से अगर शोल्डर इम्पिंजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि अगर कोई पुराना कोई फ्रैक्चर हुआ है या ओवर यूज की वजह से लूज बॉडीज वहाँ बन गई हैं, क्रिएट हो गई हैं, या ऑस्टियोफाइट्स बन गए या पार्शियल फ्लैप टियर्स ऑफ द रोटेटर कफ, मतलब मसल जो है हमारा रोटेटर कफ, एक 4 मसल्स होते हैं उनके ग्रुप को हम रोटेटर कफ कहते हैं, जो हमारी शोल्डर की ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन वगैरह जितने भी शोल्डर के मूवमेंट्स हैं उनको ये चारों के चारों मसल्स हैं वो करवाते हैं। और अक्सर ये इनका जिनकी ओवरहेड एक्टिविटीज ज्यादा हैं, जिनके अपर लिम्ब की एक्टिविटी ज्यादा है, उनमें इसका स्ट्रेन हो जाता है। जिस तरह फुटबॉल, जिस तरह आपके फास्ट बॉलर्स हैं, जिस तरह आपके
जोविनल थ्रोअर्स हैं, जिस तरह जो भी रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें क्योंकि शोल्डर की मूवमेंट ज़्यादा है तो उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। ये विद इन द जॉइंट इस तरह की लूज बॉडीज, पार्शियल फ्लैप टेयर्स, या फिर जो हमारा ग्लीनो लेब्रम है उसके अंदर उसका कोई स्ट्रेन हो जाता है, उसका कोई टेयर हो जाता है, या फिर वहाँ पे फ्लूइड जो पड़ा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से इम्पिंचमेंट आना शुरू हो जाती है, जो हमारी नॉर्मल मूवमेंट्स हैं उनमें कहीं एंड रेंज पे जाके पेन होता है। अच्छा, इसमें सडन और ग्रेजुअल कब कब होते हैं, किसी इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें सडन और ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस पेन इन द शोल्डर ओवरहेड मूवमेंट। अगर शोल्डर की इम्पिंजमेंट है उसको किस तरह से रूल आउट करेंगे कि आपने कोई भी एक्सरसाइज की है या एक्सरसाइज करने की वजह से कोई भी, जिस तरह फास्ट बॉलर्स हैं अगर वो बॉलिंग करवाते हैं तो जैसे ही वो ओवरहेड जाएगा या सर से ऊपर आपका हाथ जो है यूं जाएगा शोल्डर, तो जैसे यहाँ पे आएगा शोल्डर जॉइंट क्या करेगा, अप्रोक्सीमेट करेगा, ऐसे वो मजीद करीब आएगा। और यहाँ पे अगर कोई लूज बॉडीज पड़ी हुई हैं या कोई ऑस्टियोफाइट या एक्स्ट्रा बोन वगैरह पड़ी हुई है तो वो क्या होगी, वो इम्पिंजमेंट क्रिएट करेगी। ठीक है, तो वो पेनफुल होगी एकदम, उसकी जो भी ओवरहेड एक्टिविटी होगी, ओवरहेड मूवमेंट होगी, उसको हम इम्पिंजमेंट का नाम देते हैं। ये वाली स्पेशली जो मूवमेंट है ये हम टेस्ट करवाते हैं, इसको नेयर्स इम्पिंजमेंट टेस्ट कहते हैं। अगर मैं ये मूवमेंट करवाऊंगी पेशेंट की तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अप्रोक्सीमेट कर रहा है जॉइंट जो है हमारा, एक जो ये वाली हड्डी जो शोल्डर की हड्डी है वो आपस में मजीद ऐसे यूं करीब आ रही है। यहाँ पे अगर कोई लूज बॉडीज हैं, अंदर कोई चीज पड़ी हुई है एक्स्ट्रा से, तो वो क्या करेगी, इम्पिंज करेगी। तो ये वाली मूवमेंट जो है वो ये टेस्ट करवाते हैं, ये मूवमेंट इम्पिंजमेंट होगी तो ये पेनफुल होगी। ये डिफरेंट हमारी रोटेटर कफ मसल्स के लिए टेस्टिंग है। ये जो है एक और चीज, अगर आपके बाजू में शदीद दर्द आती है या इस तरह से आपको पेन निकलती है कि वो पूरे आपके बाजू में रेडिएट कर रही है और यहाँ से शुरू होती है, नेक से शुरू होती है, बाजू के अंदर जाती है और आपके सिम्टम्स ये आते हैं कि सुन भी हो जाता है बाजू, शार्प शूटिंग पेन होती है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, बिल्कुल करंट की तरह की, पूरे बाजू में एकदम से करंट पड़ता है और दर्द होता है बहुत। और फिर आपको फील होता है, अगर प्लेयर ये कंप्लेन करता है कि मुझे यहाँ नमनेस आ रही है, उंगलियों में नमनेस आ रही है या सुन हो जाता है, मुझे सेंसेशंस नहीं फील हो रही, तो इसका मतलब है ये सर्वाइकल स्पाइन से आ रही है। ये जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी का जो ये वाला हिस्सा है सर्वाइकल स्पाइन, यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, यहाँ से जो मेरी नर्व्स निकल रही हैं इनके ऊपर कोई प्रेशर आया है, ये इम्पिंज हो रही हैं। तो ये जहाँ पे जो नर्व्स हमारे आर्म्स को, हमारे बाजू को जो सप्लाई कर रही हैं वो इम्पिंज हो रही है, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो जो है हमारी आर्म्स के अंदर पेन जाएगी। ठीक है, शार्प शूटिंग पेन होगी। नर्व की पेन को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, और इस तरह से करते हैं कि एक तो नमनेस की एक पेशेंट कंप्लेन करेगा, शार्प शूटिंग होगी, करंट की तरह की होगी। ये श्रीलंका का जो मेरा सेकंड टूर था वहाँ की पिक्चर है। ये होटल रूम से जो मेरा रूम था किंग्सबरी होटल में, उसके सामने का व्यू है। तो वहाँ पे हम काम भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा काम भी होता है लेकिन साथ में रेक्रिएशन भी होती है। सो आई जस्ट लव माई फील्ड, मुझे अपना काम बहुत पसंद है और मैं हेल्प आउट, जो भी जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है मैं उसमें ज़रूर हेल्प आउट करना चाहती हूँ। और यू गाइज आर मोस्ट वेलकम, जो भी जिस भी तरह की हेल्प लेना चाहे। अच्छा, बाइसेप टेंडन का रप्चर अगर होगा तो उसमें पेशेंट कहाँ कंप्लेन करेगा? सॉरी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑलरेडी। पेक्टोरालिस मसल, एल्बो की इंजरीज को देख लेते हैं। एल्बो में सर डिस्कस कर ली थी हमारी ओवर यूज इंजरीज, टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना है कि हमारी जो रिस्ट की मूवमेंट है ना, अगर मेरी ये वाली मूवमेंट फ्लेक्शन जो है ये पेनफुल है, मेरी इस तरह से मूवमेंट है, या मेरा कोई वर्क स्टेशन इस तरह से है, या मेरी कोई स्पोर्ट्स इस तरह से है, जिस तरह जो गोल्फर्स होते हैं उनमें ये वाली मूवमेंट जो फ्लेक्शन है इसकी रिस्ट की वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो मेरे मसल्स ये वाली मूवमेंट करवाते हैं उनका ओवर यूज हो जाता है। ठीक है, इसको हम लेटरल एपिकोंडाइल्जिया लेबल करते हैं, क्योंकि
इसमें पेन भी होती है, एलजिया का मतलब पेन होता है, और अगर एक्यूट है तो एपिकॉन्डिलाइटिस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, लेकिन अगर वो 4-5 महीने 6 महीने से चल रही है तो उसको, इसलिए हम एलजिया जो है लेटरल एपिकॉन्डाइल्जिया इसको लेबल कर देते हैं। और टेनिस एल्बो में ये वाली जो रिस्ट एक्सटेंशन होगी ये पेनफुल होगी, और जो गोल्फर्स एल्बो होगी उसमें ये वाली जो मूवमेंट है, फ्लेक्शन जो है, वो पेनफुल होगी। इसको हम मैनेज किस तरह से करते हैं? सबसे पहले आइसिंग आइसिंग तो आपने करके ही रखनी है। इस मसल को हम ऑफलोड कर देते हैं, इसके ऊपर से लोड हटा देते हैं, ठीक है। और साथ में हम जो इसेंट्रिक एक्सरसाइजेज हैं रिस्ट पे, वो हम शुरू करवा देते हैं। इसकी मसल स्ट्रेंथनिंग साथ साथ स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास प्लेयर आएगा वो पेन के साथ आएगा। अक्सर ये ओवर यूज है, क्रॉनिक होती हैं, चलती रहती हैं। हम रेकमेंड करते हैं कि आपने टेनिस एल्बो ब्रेस पहने, और उसी ब्रेस को अगर हम उल्टा करके पहन लें तो वो हमारी गोल्फर्स एल्बो के लिए भी इफेक्टिव होता है। उसमें मसल को हम थोड़ा सा ऑफ रोड कर देते हैं। इसमें हम टेपिंग भी करते हैं, केटी टेप जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और उसके अलावा इसकी कुछ मोबिलाइजेशंस होती हैं वो हम करते हैं, और फिजियोथेरेपी से उसको हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ट्राइसेप टेंडन रप्चर, ट्राइसेप हमारा वो मसल है जो ये वाली मूवमेंट करवाता है, मतलब मेरी एल्बो की एक्सटेंशन करवा रहा है या मेरी एल्बो को स्ट्रेट करवा रहा है। अगर उसके स्ट्रेन हो जाता है तो वहाँ पे हमें, अगर मैं एल्बो, ये वाला जो फंक्शन है मेरे एल्बो स्ट्रेट करने का, वो पेनफुल होगा। या फिर अगर टेंडन यहाँ पे आके ये इंसर्ट होता है, इधर आके मसल लगता है, अगर इसको ये वाली मैं मूवमेंट करवाती हूँ और पेशेंट मुझे यहाँ कंप्लेन करता है कि मुझे यहाँ दर्द है, इधर दर्द है, तो इसका मतलब है ट्राइसेप टेंडन जो है उसका कोई इशू है, या टेंडिनाइटिस है, या टेंडिनोसिस है। गोल्फर्स एल्बो या मिडिल एपिकॉन्डाइल्जिया वही है जिसमें फ्लेक्शन में पेन आएगी। और ओलिक्रेनिन बर्साइटिस, अगर आपको बिल्कुल कोहनी पे यहाँ दर्द होती है, ओलिक्रेनिन प्रोसेस होता है, ये हमारी जो हड्डी का पार्ट है ये थोड़ा सा उभरा हुआ, अगर आप यहाँ पे पलपेट करें तो यहाँ पे अगर इस तरह से आपको कोई स्वेलिंग आती है, या फिर आप इस तरह से गिरते हैं ग्राउंड में, यूं एल्बो पे गिरते हैं इस तरह से यूं, तो डायरेक्ट ये ओवरयूज भी हो सकती है, और ये डायरेक्ट ट्रॉमा भी हो सकता है। कोई आपको हॉकी स्टिक भी लग सकती है, या फिर आपको कोई, जिस तरह फुटबॉल में होता है, अगर आप डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करें या टच करें, जिस तरह से आप अब्रप्टली गिर जाते हैं एल्बो के ऊपर, तो उसमें ये ओलिक्रेनिन बर्साइटिस डेवलप हो जाता है। बर्साइटिस क्या है? अल्लाह ताला ने जहां भी ये टेंडन ट्राइसेप का आके अटैच हो रहा है, टेंडन और बोन के दरमियान में कुशन रखा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, वो इन्फ्लेम हो जाता है, तो इसको हम बर्साइटिस कहते हैं। रिस्ट एंड हैंड इंजरीज जो हैं वो हमारे पास बेसबॉल, मैलेट फिंगर, रग्बी फिंगर, स्किप फुट, छोटी छोटी इंजरीज जो हैं इनको हमने किस तरह से मैनेज करना है? ये मेरे फुटबॉल टीम के साथ टूर था मंगोलिया, और दैट वाज द कैपिटल सिटी उलान बतर। यहाँ हम गए थे 2018 में, तो यहाँ भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और यहाँ पे एक और बात करती चलूँ, अगर हम हाइपोथर्मिया, यहाँ से हम ट्रेनिंग करके गए थे 26 डिग्री पे, और वहाँ पे हमें खेलना पड़ा था -7 डिग्री पे। तो वो एक एक्लिमेटाइजेशन का जो प्रोसेस था, हम एक दिन पहले पहुंचे थे, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। और मेरे 7 प्लेयर्स जो थे वो हाइपोथर्मिया में चले गए थे, और क्योंकि उनकी प्रॉपर किट एंड क्लोथिंग नहीं थी, और उनको इस तरह प्रॉपर जो एक्लिमेटाइज होने का टाइम भी नहीं मिला था। तो इस तरह की जो इंजरीज हैं, हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया, वो भी स्पोर्ट्स के अंदर ही आती हैं। स्पोर्ट्स कोई बहुत छोटी फील्ड नहीं है, बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी है। 1 घंटे में या 2 घंटे में ये चीज़ें कवर नहीं हो सकती। अगर हम स्पोर्ट्स इंजरीज पे बात करते हैं तो रिस्ट पे भी हमारा 1 से 2 दिन लग जाएंगे, अगर खाली रिस्ट को ही हम डिस्कस करें तो बस थोड़ा सी कोशिश की है कि आपको बेसिक बेसिक चीज़ों का पता चल जाए और आपको नो हाउ हो जाए। बेसबॉल या मैलेट फिंगर क्या होती है? इस तरह से अगर आपके पास पेशेंट कंप्लेन करता है, यहाँ पे कोई दर्द है, और एक्टिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन में अगर पेन आती है, तो उसके लिए इस तरह का आप ब्रेस देंगे, इसको थोड़ा इमोबलाइज करके रखेंगे, एंड देन उसके बाद इसकी जो है स्ट्रेंथनिंग भी साथ इंटरमीडिएट हम करवाना शुरू कर देंगे। रग्बी फिंगर में क्या होता है, जो हमारा ये वाला जॉइंट है इधर, यहाँ पेन फील होगी इधर से, और इसकी जॉइंट की जो है अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, इसको मोबिलाइज नहीं करते हैं, तो जॉइंट स्टिफनेस में चला जाएगा, और जो फिंगर है वो इसी स्टेट में रहेगी। स्केफोइड फ्रैक्चर, ये वाली जो आपकी हड्डी है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे 8 हड्डियाँ रखी हुई हैं, पहली रो है, सेकंड रो है, तो ये जो है स्केफोइड है,
अगर इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो अक्सर इस तरह होता है कि फ्रोजन हैंड शोल्डर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें। लेकिन अगर हम इस तरह से गिरते हैं ग्राउंड में आउटस्ट्रेच हैंड पे और ये मेरा हाथ जो है यूं जाके ग्राउंड पे लगता है और बड़ा फोर्सफुली लगता है तो इसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रैक्चर अगर हो गया है तो इसकी ऑब्वियसली एक्सरेज डिसाइड करते हैं कि सर्जरी होनी है, किस तरह से होनी है। ये मेरा काम नहीं, ये सर्जन का काम है, सर का काम है। तो सर्जरी, आफ्टर द सर्जरी इज बीइंग डन, रिहैबिलिटेशन में फिर हम काम करते हैं। स्केयर थंब है और एंड दैट्स इट फॉर